मेरा सीधा सवाल इस चुनाव को लेकर, आप कितनी सीट बीजेपी और एनडीए को देते हैं 2019 में? एक तो एक भी सीट मैं नहीं देता हूं, देश की जनता देती है। नहीं, आपका और 125 करोड़ देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो सीटें मिली थी, इससे कई ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। हमारे जो एनडीए के साथी हैं वे भी पहले से अपनी ताकत बढ़ाएंगे और कुल मिलाकर के एनडीए की ताकत आज जो है उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। और जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ हमने देश की सेवा का काम किया है, आने वाले 5 साल उतने ही कमिटमेंट के साथ, उतने ही समर्पण के भाव के साथ इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा कि ज्यादा सीट आएंगी पिछली बार से, तो अगर आप हिंदी हार्टलैंड में देखें कुछ स्टेट्स को, तो आप यहां पे अपनी टैली इससे ज्यादा कैसे अच्छी करेंगे? उत्तर प्रदेश में आपके पास 73 सीटें, कहीं 26 में 26, कहीं 27 में 25, कहीं 25 में 25। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ स्टेट्स में 178 में से आपको 168 सीटें मिली थी। तो ये इसको कैसे संभव होगा, इसको इससे ज्यादा अच्छा करना? अगर इसी आंकड़ों से चलते तो त्रिपुरा के चुनाव परिणाम को कैसे देखेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमएलए जीतता नहीं था। आज त्रिपुरा के अंदर 3/4 मेजोरिटी के साथ हम सरकार चलाते हैं। अगर यही समीकरणों को देखते तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ते। हम 84 में 2 सीट पर थे और आज 2014 आते आते हिंदुस्तान में पहली बिन कांग्रेसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई। तो मैं समझता हूं कि जो एरिथमेटिक है वो राजनीति और एरिथमेटिक का उस प्रकार का मेल नहीं होता है। मोदी जी, यूपी में आपको ये नहीं लगता कि एरिथमेटिक आपके अगेंस्ट है? 1993 में नारा था कि मिले मुलायम काशीराम, उड़ गए जय श्री राम। आज 42% वोट शेयर जिधर से भी देखें महागठबंधन का दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो ऐसे में कैसे आप इतने फॉर्मिडेबल वोट बैंक से लड़ेंगे? जो लोग आपसी दुश्मनी थे, एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, वे दल जब गले लग रहे हैं, इसका मतलब कि धरती खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है। वो अपने बचाव के लिए इधर उधर की कोशिश कर रहे हैं। बच पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। कल मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो ईसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती भी तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में काफी काम किया है, काफी बल डाला है। आपको यहां से कितनी सीटों की अपेक्षा है? क्या आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में आप अपनी टैली को काफी आगे ले जा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के हर कोने में अपना प्रभुत्व बढ़ाएगी, हमारा टैली भी बढ़ाएगी और उसी के कारण देश का हमारा टैली बढ़ने वाला है। देश के हर कोने में हम बढ़ने वाले हैं। जहां पूरी की पूरी हैं वो हम मेंटेन करेंगे, वोट शेयर बढ़ाएंगे।
जहां पर एक दो कम थी वो भी पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में एक लहर चल रही है। वेस्ट बंगाल में भी पूरे देश में लहर चल रही है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए या आप कच्छ के रेगिस्तान के गांव में जाइए, पूरे देश में लहर चल रही है। तो वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी कह रहे हैं 23 सीटों से ज्यादा लाएंगे। उड़ीसा में भी 11-12 सीट की बात हो रही है। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? मैं आंकड़ों में नहीं जाता हूं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई इस सर्वाधिक मेहनत करने वाले नेता है। मेरे प्रवास को तो मीडिया में जगह मिलती है, लेकिन उनके प्रवास की चर्चा कम होती है। लेकिन मैं देखता हूं कि शायद ही हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष इतनी मेहनत और 12 महीना, यानी सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हर जिले तक जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, वहाँ की समस्याओं को समझना, ऐसा अद्भुत परिश्रमी नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसलिए उनके असेसमेंट में मैं और ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या आपका एक पोस्ट पोल अलायंस जगन और केसीआर के संग हो सकता है? ऐसी कोई संभावना है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, पहले से ज़्यादा टैली होगा। एनडीए एक अतिरिक्त ताकत हमारी पास है, उसका टैली भी बढ़ने वाला है। देश में सरकार बनाने के लिए बहुमत से भी अच्छी स्थिति में हम होंगे। इसलिए सरकार बनाने में हमें कहीं पर किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ सरकार चलाना नहीं है, हमारा मकसद देश चलाना है, देश बढ़ाना है। और जब देश चलाना है, देश बढ़ाना है, तो बहुमत के आधार पर नहीं होता है, सर्वमत के आधार पर होता है। इसलिए हमारी कमिटमेंट है, हमारा ये सैद्धांतिक मत है कि एक एमपी भी किसी का चुना होगा उसको भी हम साथ लेकर के चलेंगे। कोई भी दल हमारा कितना ही विरोधी क्यों ना हो, घोर विरोधी क्यों ना हो, उसको भी हम साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें देश चलाना हमारा लक्ष्य है, देश को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। मोदी जी, करीब 1 साल पहले तक राम मंदिर का मुद्दा काफी गर्म था, सब लोग उसके बारे में बात भी करते थे। आपने आज मैनिफेस्टो में भी उस मुद्दे को रखा है, पिछली बार भी मैनिफेस्टो में था। मगर देखने को यह आया है कि ज्यादातर आपके लीडर्स जो हैं पिछले कुछ 6 महीनों से राम मंदिर के मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लोगों का इससे रेजोनेंस कम हो गया है? प्रॉब्लम मीडिया की है। बोले तो कहते हैं आप हिंदुत्व के पास सिवाय आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, न बोले तो आप कहते हैं कि राम मंदिर बोलते क्यों नहीं है। तो ये प्रॉब्लम मीडिया का है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में कंसिस्टेंट है। हमने एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया हुआ है और उसमें हमने कभी बदलाव नहीं किया है, कभी ऊपर नीचे नहीं किया है। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने के लिए आप प्रियंका फैक्टर को कितना महत्व देते हैं? क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस की टैली में? मैं समझता हूं कि मुझे किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के चर्चाओं में नहीं उतरना चाहिए। और राहुल गांधी का 2 जगह से लड़ना कैसे देखते हैं? वायनाड से उन्होंने लड़ने का फैसला लिया है। कोई भी 2 सीटें लड़ने का संविधान में व्यवस्था है, लड़ सकता है। कोई 2 सीट पे लड़े कोई बुरा चीज है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन जिस स्थिति में अमेठी से भागना पड़ा है, मुद्दा चर्चा का विषय अमेठी से भागना पड़ा वो है जो दशकों से एक परिवार की विरासत रही है, वहां से भागने के लिए मजबूर होना, ये चर्चा का विषय है। आपने गांधी परिवार पे काफी हमले किए हैं पिछले 4-5 सालों में। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया है। मैं वंशवाद का सैद्धांतिक विरोध करता हूं। व्यक्तिगत मैंने कभी किसी पे हमला नहीं किया, और इसलिए इस प्रकार से कोई सिंपैथी गेन करने के लिए मोदी हमारे साथ ये कर रहे हैं, मोदी हमारे साथ, मेरा कोई विरोध नहीं है। सैद्धांतिक विरोध है। वंशवाद भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब आम्बेडकर ने अनेक बार इस बात को कहा है, और मैं बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति बहुत श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूं। करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में। करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है। करप्शन हमारा मुद्दा है। अब जैसे कल भोपाल में हुआ, भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है।
क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, नेशनल हेराल्ड का केस ये क्या हमारे समय हुआ था? लालू यादव का केस क्या हमारे समय हुआ था? हमने जो प्रक्रियाएं ठंडे बस्ते में डाली गई थी, हम मानते हैं जो चीजें हैं उसको कानूनी तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। अब उसको जमानत पे आना पड़ा तो गुनहगार को जमानत पे आना पड़ता है। मैं कौन होता हूं उनको कहने वाला? उन्होंने गुनाह किया है इसलिए जमानत पे घूम रहे हैं, माँ बेटा दोनों। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, तमाम लीडर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपका क्या विचार है? मैं लाल किले पर से बोला हूं और देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो बोला हूं, इसके पहले किसी ने बोला नहीं है। मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोला हूं कि देश आज जहां पर पहुंचा है सभी सरकारों का कोई न कोई योगदान है, हर राज्य सरकार का भी कोई न कोई योगदान है, उन सारे सरकारों को चलाने वालों का भी योगदान है, ये मैं हमेशा कहा हूं। लेकिन हमारी शिकायत ये है कि सरदार वल्लभ भाई अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की प्रायोरिटी अलग होती, देश की गति अलग होती, देश नई ऊंचाइयों पर बहुत पहले पहुंच गया होता। 2014 के में आने के बाद मुझे जो आज टॉयलेट बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद पहले हो गया होता। प्रधानमंत्री जी, आप पिछले 5 साल में इकोनॉमी के प्रोग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप 7% प्लस ग्रोथ से खुश हैं? अगर कोई व्यक्ति विकास में विश्वास करता है तो 10% के बाद भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी असंतोष एक ऐसी ऊर्जा भरता है कि जो नया करने की प्रेरणा देता है, और इसलिए कितना ही अच्छा करूं, बढ़िया से बढ़िया करूं, लेकिन मेरे भीतर के असंतोष को मैं हमेशा जिंदा रखता हूं। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है, दुनिया के सभी एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, रेटिंग एजेंसी हो, सब ने एक स्वर से कहा है कि भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। ये कोई भी हिंदुस्तानी को गर्व होता है। फिर भी भारत का पोटेंशियल बहुत है, हम इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने बहुत सारी स्कीम्स आप लाए पिछले 5 सालों में, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई हैं, जैसे कि ऑपोजिशन डिमोनेटाइजेशन की बात करता है। अगर आप कैश सिस्टम में देखें तो डिमोनेटाइजेशन के समय से आज तक करीब 19% ज़्यादा है, ज़्यादातर पैसा वापस सिस्टम में लौट भी आया। तो डिमोनेटाइजेशन को आप कैसे देखते हैं? एक तो ये आपका हिसाब किताब ठीक नहीं है। जिस गति से करेंसी का वॉल्यूम बढ़ रहा था, उस वॉल्यूम से अगर आज हम चलते तो आज हमारी करेंसी का वॉल्यूम इससे कई गुना ज़्यादा होता। इसलिए आप वो जो ग्रोथ था करेंसी का, उसकी तुलना में देखना चाहिए। और आप तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो, आप ऐसा वहाँ पर एक ब्रेक लगा देकर यहाँ का जोड़ दें, ऐसा इकोनॉमिक्स कभी होता नहीं है। दूसरा विषय है डीमोनेटाइजेशन से जिनको इतना गहरी चोटें पहुँची हैं, उनके सारे कारोबार खुले पड़ गए हैं, वो मार से अभी भी उभर करके नहीं आए। लेकिन देश की सामान्य जनता डीमोनेटाइजेशन के कारण तकलीफ होने के बावजूद, वो समय तो तकलीफ हुई, मैंने भी पब्लिकली स्वीकार किया था कि 100 दिन तकलीफ रहने वाली है, लेकिन देश की जनता ने हमारा साथ दिया। डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में हम विजयी होकर के आए। और इसलिए डीमोनेटाइजेशन के संबंध में जिनको बहुत नुकसान हुआ है, उनकी गरीबों वाली वोट बैंक चली गई हैं, उनके अपने जो खेल थे रुपयों के वो खत्म हो गए हैं, इसके लिए उनकी परेशानी है और वो लोग आज भी रो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को पूरा पता है कि ये चिल्लाहट किस बात की है, कारण क्या है, पता है। दूसरा, ये डीमोनेटाइजेशन का कारण है कि आज फॉर्मल इकोनॉमी हमारी तेज गति से बढ़ी है। पहले की तुलना में करीब जने आज़ादी के 60 साल में जितने लोग इनकम टैक्स के दायरे में थे, आज 5 साल में वो संख्या डबल हो गई। जो 60 साल में हुआ वो 5 साल में डबल हो गया। 3.5 लाख कंपनियां, जो एक कमरे के अंदर 200-200 कंपनियां चलती थी, जो बिल्कुल गैर कानूनी पैरेलल इकोनॉमी चलाती थी, हवाला चलाती थी और बिल्कुल ही देश की इकोनॉमी को लूटती थी, 3.5 लाख कंपनियां हमने इस नोटबंदी के कारण खोज पाए और 3.5 लाख कंपनियों पर ताले लग गए।
करोड़ों रुपया डिस्क्लोज हुआ, वो सरकारी खजाने में आया। मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा कदम हमने न लिया होता तो आज फॉर्मल इकोनॉमी कहीं नजर नहीं आती, पूरी तरह ये जो पैरेलल इकोनॉमी चलती थी वही दिखाई देती। आज मकानों के दाम कम हुए, क्यों हुए? क्योंकि बेईमानी के पैसे गए, काला धन गया, तब जाकर के होने लगा है। आपके कार्यकाल में कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। आरबीआई के 2 गवर्नर आए, सीबीआई में भी थोड़ा बहुत टॉप लेवल पे कुछ लड़ाई झगड़े हुए, जुडिशरी में भी 4 जस्टिसेस, सीनियर जस्टिसेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप इसको कैसे देखते हैं? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी की जब बात होती है तो इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ये जो मुद्दे उठाती है वो मुद्दे इतने वाहियात है। जब वो चुनाव हार जाए तो इलेक्शन कमीशन बेकार, उनके अनुकूल जुडिशरी चले इसके लिए दबाव डालने के लिए चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग लाएं और उसको लटकाए रखें और अपने अनुकूल जजमेंट लेने तक उसको लटकाए रखें, उसको परस्यू न करें। हर इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंस्टीट्यूशन को ताकत देने का काम अगर किसी ने कहा तो इन 5 साल में, और ये लोग जिन्होंने इमरजेंसी देश पे लाई, पूरे देश को जेल खाना बना दिया था, देश के वरिष्ठ नेता को जेल में डाल दिया था, मीडिया पर ताले लगा दिए थे, सारा मीडिया बंद पड़ा था, ये इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देती है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। आपने एक ट्वीट कर इस बात का समर्थन भी किया। आडवाणी जी ने यह भी कहा बीजेपी के लीडर्स को अगर कोई गाली दे या कुछ कहे तो उनको एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए। तो आप इस बात पर क्या कहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को ही उन्होंने दोहराया है, यही हमारे सिद्धांत है। हम और आडवाणी जी, सब लोग, सब भाजपा का कार्यकर्ता यही कहता है, हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, दल बाद में है और खुद तो एकदम आखिर में है। ये हमारे संस्कार है और राष्ट्रवाद के संबंध में भी हमारी यही भूमिका है। हमारी कोई आलोचना करे इसलिए किसी की देशभक्ति पे, ये लोग हैं। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार कहा था। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने अटल जी को देशद्रोही कहा था। और इसलिए आडवाणी जी की बात सही है कि भाषा मंजूर नहीं हो सकती है। मेरा आखिरी सवाल, आपने मोदी जी काफ़ी हम लोगों से अपील की थी कि हम लोग वोटर अवेयरनेस फैलाएं। जिस दिन आपने ये ट्वीट किया, मुझे भी टैग किया था, उसी दिन हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया, बटन दबाओ देश बनाओ। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे वोटर्स से? मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि गर्मी के दिन है, जलपान करने से पहले सुबह सुबह ही वोट करें। और इसलिए मैं कहता रहता हूं, पहले मतदान बाद में जलपान। दूसरा मेरा आग्रह है कि मतदाता इन दिनों काफ़ी जागरूक हुए हैं, लंबी लंबी कतार होती है, खुद भी साथ अपना पानी लेकर के ही जाएं, वो अच्छा होगा। आजकल तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी व्यवस्था करता है, बैठने की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, फिर भी क्योंकि गर्मी के दिन है और मैं चाहूँगा कि बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो, हम भारी मतदान करें, जहाँ भी आपकी पसंद हो वहाँ वोट डालें। और विशेष करके मेरा नए मतदाताओं से आग्रह है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार मतदान करने वाले लोकसभा में वो 21वीं सदी का उनका पहला मत है, उनके जन्म के बाद का। ये अपने आप में बड़ा गौरव है और हमारे देश में जो नए मतदाता हैं उनका बहुत सम्मान होना चाहिए, बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय की भूमिका अदा करने जा रहा है, वो एक भागीदार बनने जा रहा है। और इसलिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मेरी उनको विशेष आग्रह है कि आप जरूर मत डालिए। मेरा दूसरा आग्रह है कि आजकल ऑनलाइन आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मतदाता सूची में नाम यह है या नहीं है। हम क्यों न इस काम को खुद कर लें, जितना जल्दी हो सके खोजें, ताकि बाद में आखिरी दिन पर जो दौड़ धूप होती है वो न हो। तो मैं सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में उमंग उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए निमंत्रित करता हूं। लोकशाही अमर रहे, इसी एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, यही मेरी सद्भावना है। मोदी जी, आपने हमारे संग इतनी सारी बातें की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत